गांव में रहने वाला मोहन एक सीधा सादा किसान था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। उसके बंजर खेत में फसल कभी अच्छी नहीं होती, कभी मौसम धोखा दे जाता, तो कभी साहूकार कर्ज वसूली की मांग कर लेता। एक दिन वह खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिले। साधु ने मोहन को रोककर कहा, बेटा, तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं है, लेकिन तू एक नेक दिल इंसान है। मोहन थोड़ा चौंका और हंसते हुए बोला, बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों जाता है? कभी कभी भाग्य इंसान को परखता है, पर याद रखना, भाग्य लिखा तो जाता है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। मोहन ने सिर खुजाते हुए कहा, कैसे बाबा? तू जल्द ही समझ जाएगा, बस एक परीक्षा के लिए तैयार रह। यह कहकर साधु आगे बढ़ गए, लेकिन मोहन के दिमाग में यह शब्द गूंजते रहे, भाग्य लिखा तो जाता है, लेकिन बदला भी जा सकता है। साधु की बातों को याद करते हुए मोहन घर पहुंचा। उसकी पत्नी राधा ने देखा कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। क्या हुआ मोहन? कुछ परेशान लग रहे हो। आज रास्ते में एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। राधा ने हल्की हंसी में कहा। तो क्या अब तुम भाग्य बदलने निकलोगे? मोहन ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन उनके शब्द मेरे मन में गूंज रहे हैं। अगले दिन मोहन हमेशा की तरह अपने खेत पर गया। जैसे ही वह हल चलाने लगा, उसे जमीन में कुछ ठोस चीज टकराने का एहसास हुआ। उत्सुकतावश उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? उसने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। इतनी दौलत, क्या मेरा भाग्य सच में बदल गया? लेकिन तभी उसके मन में साधु की बात आई। भाग्य लिखा जाता है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। मोहन की आंखों के सामने चमकते सोने चांदी के सिक्के और गहने पड़े थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह दौलत उसकी गरीबी को मिटा सकती थी, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा। क्या यह सच में मेरा है? घर जाने पर राधा ने जब यह देखा तो हैरान रह गई। मोहन, इतना धन, ये किसी अमीर राजा का खजाना लगता है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहन थोड़ा असमंजस में था। उसने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन यह हमारा नहीं है राधा। मैं इसे लेकर खुश नहीं हूँ। हमें इसका असली मालिक खोजना चाहिए। क्या क्या तुम सच में इसे लौटाने की बात कर रहे हो? ये तो तुम्हें किस्मत से मिला है। साधु बाबा ने कहा था कि भाग्य लिखा जाता है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। अगर मैं गलत रास्ता अपनाऊं तो यह दौलत मेरे लिए सुख नहीं, बल्कि मुसीबत बन जाएगी। राधा कुछ सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि मोहन सही कह रहा था। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें पता लगाना होगा कि यह खजाना किसका है। अगले दिन मोहन संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरा घटना सुनाया। मुखिया ने संदूक को ध्यान से देखा। मोहन, यह बहुत पुराना खजाना है। हो सकता है कि यह किसी राजा का हो या किसी का गुम हुआ धन। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। गांव में मोहन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, तो कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मोहन अपने निर्णय पर अडिग था। एक बुजुर्ग महिला, जो गांव में सबसे अधिक उम्र की थी, आगे आई। महिला ने उसे ध्यान से देखी। मुझे याद है, मेरे पतिदेव कहा करते थे कि हमारे पूर्वजों का एक खजाना वर्षों पहले गांव में कहीं दबा रह गया था। ये वही खजाना हो सकता है। अगर यह तुम्हारे पूर्वजों का था, तो फिर अब इसका हकदार कौन है? मेरे परिवार में कोई वारिस नहीं बचा, लेकिन यह गांव ही मेरा परिवार है। यह खजाना पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग खुश हो गए। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें सिखाया है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। अब इस धन का उपयोग गांव के मंदिर, स्कूल और गरीबों की मदद के लिए किया जाएगा। गांव में मोहन की ईमानदारी की चर्चा हर ओर होने लगी। कुछ लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे, तो कुछ लोग अब भी सोच रहे थे कि उसने इतनी दौलत लौटाकर गलती की। लेकिन मोहन को इस बात की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसने सही किया। कुछ ही दिनों में उस खजाने से गांव में एक नया कुआं खुदवाया गया। स्कूल की मरम्मत हुई और अनाथ बच्चों के लिए
एक छोटा आश्रय गृह बनाया गया। गांव के गरीब लोग भी खुश थे क्योंकि अब उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो गई थीं। एक दिन मुखिया मोहन के घर आए। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ने गांव की भलाई की है। अब गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें इनाम दिया जाए। मुखिया जी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। लेकिन भाग्य तुम्हें बिना इनाम के छोड़ने वाला नहीं है। तुमने अपनी ईमानदारी से गांव के लिए इतना कुछ किया, इसलिए गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। क्या सोचा है मुखिया जी? गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि तुम्हें सबसे अच्छी जमीन का एक टुकड़ा दिया जाए जिस पर तुम अपनी फसल उगा सको। यह गांव के हर परिवार का आभार है तुम्हारे प्रति। मोहन के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसके पास हमेशा छोटी और बंजर जमीन थी, लेकिन अब उसके पास उपजाऊ खेत होगा। मैं हमेशा इस गांव की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। देखा मोहन, भाग्य सच में बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। मोहन को गांव की सबसे अच्छी जमीन मिल गई थी। अब उसके पास उपजाऊ खेत था जिससे वह अपनी फसल को और बेहतर तरीके से उगा सकता था। यह देख कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग अब भी जलन से भरे हुए थे। गांव का एक आदमी धनलाल, जो हमेशा लालच और धोखाधड़ी में लगा रहता था, मोहन की सफलता से जलता था। देखो तो इसे, पहले तो ईमानदारी का ढोंग किया, फिर खुद को गांव का सबसे बड़ा सज्जन बना लिया, और अब इसे इनाम में जमीन भी मिल गई। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने खजाना लौटाया था। तुम समझते क्यों नहीं? भाग्य खुद किसी का साथ नहीं देता, उसे अपने पक्ष में करना पड़ता है। अगर हम भी चालाकी करें तो हम भी अमीर बन सकते हैं। इधर मोहन अपने नए खेत में जी जान से मेहनत कर रहा था। राधा भी उसकी मदद कर रही थी। अब उसकी फसल पहले से कहीं अच्छी हो रही थी, लेकिन मोहन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी खुशियों से जल रहा है और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। एक रात जब मोहन और उसका परिवार सो रहे थे, तब धनलाल और उसके कुछ साथियों ने मोहन के खेत में आग लगाने की योजना बनाई। वे चोरी छिपे खेत में पहुंचे और सूखी घास में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। रात के सन्नाटे में किसी ने जोर से चिल्लाया, आग! मोहन के खेत में आग लग गई। मोहन और गांव वाले दौड़कर खेत की ओर भागे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खेत को उसने मेहनत से सींचा था, वह अब आग में जल रहा था। मोहन जलते हुए खेत को देखकर सदमे में था। गांव वालों ने भी दौड़कर मदद की। कुछ लोग बाल्टियां लाए तो कुछ ने कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश की। हे भगवान, मोहन, हमारा सब कुछ जल रहा है। नहीं राधा, जब तक हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, यह आग हमें नहीं हरा सकती। गांव वालों की मदद से कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक खेत का बहुत बड़ा हिस्सा जल चुका था। मोहन बहुत दुखी था। उसकी मेहनत का फल राख हो चुका था। इसी बीच एक बुजुर्ग किसान ने ध्यान दिया कि आग सिर्फ एक खास हिस्से में लगाई गई थी। ये हादसा नहीं लगता, यह किसी की साजिश है। साजिश? लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? तभी एक युवा लड़का, जिसने रात में कुछ लोगों को खेत की तरफ जाते देखा था। मोहन काका, मैंने कल रात धनलाल और उसके कुछ साथियों को खेत के पास देखा था। यह सुनते ही गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाँ, धनलाल को हमेशा मोहन से जलन थी। उसने ही यह नीच काम किया होगा। अगले सुबह गांव के मुखिया तुरंत हरकत में आए। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर धनलाल ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने ऐसा किया। धनलाल, अगर तुमने यह नहीं किया तो सच खुद ही सामने आ जाएगा। लेकिन अगर तुम दोषी हो तो याद रखना, जो दूसरों का बुरा करता है उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। गांव में हलचल मच गई थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि धनलाल ने सच में खेत में आग लगाई थी या नहीं। अगर किसी ने साजिश की है तो उसे सजा मिलेगी। सच छिप नहीं सकता। धनलाल बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन गांव वालों को उस पर शक था। तभी मोहन के एक पड़ोसी सुरेश, जो रात को खेत के पास से गुजरा था, आगे आया। मैंने आधी रात को खेत की तरफ कुछ परछाइयां देखी थी। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज भी आई थी, लेकिन अंधेरे में साफ नहीं दिखा कि वे कौन था। हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। मैंने सुबह खेत के पास एक जली हुई माचिस देखी थी। वो झाड़ियों में पड़ी थी। गांव वाले तुरंत उस जगह गए और वहां सचमुच एक माचिस पड़ी थी, जिसके कुछ तीलियां जली हुई थीं।
यह देखकर मुखिया गंभीर हो गए और बोले, धनलाल, अगर तुम निर्दोष हो तो बताओ ये माचिस किसकी है? मुझे क्या पता, किसी की भी हो सकती है। तभी धनलाल का एक साथी जो उसकी चालों से तंग आ चुका था, डरते हुए आगे आया और बोला, सच कहूं तो ये माचिस धनलाल की ही है। उसने हमें आग लगाने के लिए उकसाया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। पूरा सन्नाटा छा गया। धनलाल की पोल खुल चुकी थी। अब वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। धनलाल, तुमने अपनी जलन में पूरे गांव का नुकसान कर दिया। अब पंचायत तय करेगी कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। धनलाल ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि उसके लालच और ईर्ष्या ने उसे कहां ला खड़ा किया। अगले दिन गांव की पंचायत इकट्ठी हुई। हर कोई चाहता था कि धनलाल को सजा मिले। धनलाल का सिर शर्म से झुका हुआ था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। गांव के लोगों ने सलाह किया और फैसला सुनाया। धनलाल को गांव के भले के लिए काम करना होगा। उसे अगले 1 साल तक मोहन के खेत की मदद करनी होगी, गांव के कुएं की सफाई करनी होगी और गरीबों की सहायता करनी होगी। अगर उसने फिर से कोई गलत काम किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। धनलाल ने भारी मन से यह सजा स्वीकार कर ली। इधर मोहन अब भी अपने जले हुए खेत को देखकर दुखी था। लेकिन तभी गांव वालों ने कहा, मोहन, तुम अकेले नहीं हो। तुमने हमारे लिए इतना किया, अब तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। गांव के सभी किसानों ने मिलकर मोहन के खेत को फिर से उपजाऊ बनाने की कसम खाई। सभी ने अपने अपने बीज, खाद और पानी की सहायता दी। कुछ ही दिनों में मोहन का खेत फिर से हरा भरा होने लगा। जब इंसान सही राह पर चलता है तो उसका भाग्य खुद उसकी मदद करता है। हाँ, क्योंकि भाग्य सिर्फ लिखा नहीं जाता, मेहनत और ईमानदारी से बदला भी जाता है। कुछ महीने बाद मोहन का खेत फिर से लहलहाने लगा। उसने मेहनत से जो किया था उसका परिणाम अब उसे मिल रहा था। उसके खेत में लहराती फसलें और ताजगी से भरे पेड़ सभी की मेहनत का गवाह थे। गांव वाले भी अब मोहन के संघर्ष और ईमानदारी को समझ चुके थे। धनलाल ने भी अपनी सजा पूरी की। वह मोहन के खेत में काम करता, गरीबों की मदद करता और धीरे धीरे गांव के बीच अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने में सफल हुआ। गांव में अब हर कोई मोहन को आदर्श मानता था। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा था। मोहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी ईमानदारी की पहल इतनी बड़ी बदलाव लाएगी।